ये कहानी है एक ऐसी लुटेरी दुल्हन की जिसने इतने दूल्हों को चूना लगाया है कि अगर उन सब का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए तो वो किसी छोटे देश की आबादी के बराबर होगा। हमारी हीरोइन रोहिणी का चेहरा इतना मासूम है कि उसे देखकर पुलिस वाले भी पिघल जाते हैं और खूंखार विलन भी उसे अपनी जायदाद सौंपने को तैयार हो जाते हैं। बेचारे पुलिस ऑफिसर मनोज ने सोचा था कि वो किसी बेचारी लड़की की मदद कर रहे हैं, पर उन्हें क्या पता कि वो खुद एक इंटरनेशनल उल्लू बनने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये लड़की शादी के मंडप से सीधे गहने और कैश लेकर गायब होती है और पीछे छोड़ जाती है रोते हुए दूल्हे और सिर खुजलाती हुई पुलिस। फिल्म की शुरुआत में मेंस आर्मी नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ लोग सुभाष नाम के आदमी की शादी में पहुंचते हैं, लेकिन वो वहां बधाई देने नहीं बल्कि सुभाष और बिंदु की शादी रुकवाने आए थे। शादी के मंडप में बहुत हंगामा होता है और मामला पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। स्टेशन में गंगा नाम का एक पुलिस वाला है और अंबिली नाम की एक लेडी पुलिस ऑफिसर। वो तो बस वहां बैठकर सीरियल देखती रहती है। वहां के सीआई का नाम मनोज है। जब सुभाष और हंगामा करने वाले लोग मनोज के पास पहुंचते हैं तो एक अजीब बात सामने आती है। ग्रुप के सभी लड़के दावा करते हैं कि जिस लड़की से सुभाष की शादी हो रही है वो उन सबकी पत्नी है। सुभाष के लिए वो बिंदु थी, लेकिन बाकी सब लोग उसे अलग अलग नामों से बुला रहे थे। जब पुलिस पूछती है कि असली प्रॉब्लम है क्या, तो सब उंगली उठाकर अपनी दुल्हन की तरफ इशारा कर देते हैं और यही हमारी हीरोइन बिंदु की एंट्री होती है, जो अभी भी शादी के जोड़े में है। मनोज को पता चलता है कि ये लड़की पहले इन सबको अलग अलग नाम से बताकर शादी कर चुकी है। वो शादी के बाद इन सबको चूना लगाकर गहने और पैसे लेकर भाग जाती थी। ये लोग काफी समय से उसे ढूंढ रहे हैं और आज उन्होंने उसे सुभाष को ठगते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मगर सुभाष तो इन बातों पर यकीन करता ही नहीं। वो कहता है कि वो बिंदु से एक मैट्रिमोनी साइट के जरिए मिला था। तभी थॉमस नाम का आदमी बताता है कि उसने अपना नाम सूजन बताया था और उनकी मुलाकात एक पार्टी ऑफिस में हुई थी। थॉमस बोलता है कि शादी के बाद वो मुझे लूट कर भाग गई और मेरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो गया। जब सूजन मतलब के बिंदु उसे धोखा देकर भागी थी तब उसने थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। जब सीआई मनोज उनसे शादी का कोई फोटो मांगते हैं तो थॉमस बताता है कि शादी के वक्त तो उसने फोटो खिंचवाने से मना ही कर दिया था। वो कहती थी कि उसे कैमरे के सामने बहुत शर्म आती है। थॉमस बोलता है, मैंने अपने फोन से कुछ फोटो लिए थे पर भागते समय वो मेरा फोन भी ले गई। बड़ी मुश्किल से मेरे एक रिश्तेदार के लड़के के फोन में एक फोटो मिली है जिसमें उसका आधा चेहरा दिख रहा है। फोटो देखते ही मनोज को समझ आता है कि थॉमस तो सही बोल रहा है। दूसरी तरफ सुभाष को अभी भी यकीन नहीं होता। वो बोलता है कि उसकी बिंदु ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मनोज उस लड़की से पूछता है क्या ये सब सच है, पर वो कुछ नहीं बोलती और बस सिर झुकाकर रोती रहती है। अब जबकि अलग अलग थानों में उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई हैं और सबूत भी उसके खिलाफ थे, इसलिए पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मिल जाती है। कोर्ट के बाहर उन लड़कों की भारी भीड़ जमा थी जिन्हें इस लड़की ने ठगा था। वो सब बहुत हंगामा कर रहे थे। पुलिस बड़ी मुश्किल से लड़की को उन लोगों के बीच से बचाकर जीप में बिठाती है। बिंदु का मासूम चेहरा देखकर पुलिस वालों को शक होने लगता है कि क्या इतनी सीधी दिखने वाली लड़की ये सब अकेले कर सकती है या फिर कोई और है जो उससे ये सब करवा रहा है। पूछताछ के लिए उसे थाने ले जाया जाता है। उसी समय वहाँ विनोद नाम का एक नया ट्रेनिंग एसआई चार्ज लेने आता है। विनोद असल में एसपी सुषमा का भांजा है, इसलिए उसे अपनी पहुंच पर बहुत घमंड है। वो सीआई मनोज को सैल्यूट भी नहीं करता, जिसकी वजह से मनोज उसे सबके सामने डांट लगाता है। थाने में गंगा नाम के पुलिस वाले से मिलने 2 पार्टी कार्यकर्ता आते हैं। वो एक कार्यक्रम का नोटिस देने आए थे जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष जीवन की फोटो छपी है। जीवन और मनोज के बीच पुरानी दुश्मनी है। एक बार किसी धरने के दौरान जीवन ने अपनी पार्टी की एक औरत नेता को जानबूझकर मनोज की तरफ धक्का दे दिया था। उन्हें गिरने से बचाने के लिए मनोज ने उन्हें पकड़ा, लेकिन जीवन ने शोर मचा दिया कि पुलिस वाला औरतों के साथ बदतमीजी कर रहा है। जीवन ने मनोज को थप्पड़ भी मारा और ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। इस बदनामी की वजह से मनोज की सगाई तक टूट गई। जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी उस वीजी के घर वाले अब रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। मनोज कई बार वीजी को फोन करके समझाने की कोशिश करता है कि वो बेगुनाह है, पर वीजी बोलती है कि अब उसके घर वाले नहीं मानेंगे। इस वजह से मनोज के मन में जीवन के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ है। मनोज अब इस धोखेबाज लड़की के केस की गहराई से जांच कर रहा है। उसने केरला के अलग अलग हिस्सों में कई लोगों से शादियां की थी और हर बार शादी करने वाली दिन ही गहने पैसे लेकर गायब हो जाती थी। पुलिस को ताज्जुब था कि ये सब वो अकेले कैसे कर लेती है। जब पुलिस ने उसके बैग की अच्छे से तलाशी ली तो उसमें से उसकी एक फोटो मिली। उस फोटो के पीछे लिखा था रोहिणी, उम्र 30 साल। इससे पुलिस को पता चला कि उसका असली नाम रोहिणी है। बैग से एक और अनजान आदमी की फोटो भी मिली। मनोज ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसकी चालाकियों की लंबी लिस्ट सामने आई। सबसे पहले उसने मलप्पुरम में एक शादी की, लेकिन ससुराल पहुंचने से पहले ही रास्ते से गायब हो गई। थॉमस से शादी के बाद रिसेप्शन के दौरान उसने बहाना बनाया कि उसकी तिरुवनंतपुरम में पीएससी की परीक्षा है और वहां से वो भाग निकली।
निकली। पतनापुरम में शादी के तुरंत बाद जब वो साड़ी बदलने गई तो उस छोटे से गैप से वो रफू चक्कर हो गई। एक और जगह से लड़के से शादी की और उसके घर पहुंचकर जैसे ही बाथरूम गई उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। अंबूरी नाम की जगह पर तो उसने हद ही कर दी। शादी के बाद दावत के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच से ही वो गायब हो गई। जब मनोज ने उसे पूछा कि क्या उसे अपनी सफाई में कुछ कहना है तो रोहिणी ने फिर से कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप रोती रही। अब मनोज ने लेडी ऑफिसर सीनी से कहा कि वो प्यार से उसे बात करे और सच उगलवाए। इसी बीच अंबिली आती और बताती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए वो कुछ दिनों की छुट्टी पर जा रही है। अब सीनी अकेले में रोहिणी से बात करती है। जब वो नाम पूछती है तो वो मान लेती है तो उसका नाम रोहिणी ही है और वो सलिया नाम के जगह की रहने वाली है। रोहिणी रोते हुए बोलती है, मैडम आप सच जानना चाहती है ना? हाँ, ये सब मैंने ही किया। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने नहीं किया तो भी मेरा कोई यकीन नहीं करेगा। मेरी जिंदगी दुख से भर गई है और अब मैं थक चुकी हूँ। अगर ये सब यहीं खत्म होता है तो हो जाने दीजिए। रोहिणी को इस तरह टूटता देख सीनी का दिल पिघल जाता है। वो मनोज से बोलती है, मुझे लगता है कि ये लड़की किसी से बहुत डरी हुई है। पुलिस वालों ने अब उसके साथ नरमी से पेश आना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें शक था कि इस पूरे खेल के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। तभी पुलिस उसे उसके बैग से मिली वो दूसरी फोटो दिखाती और पूछती है, ये कौन है? आखिरकार पुलिस वालों पर भरोसा करके रोहिणी अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है इस आदमी का नाम डेविड है। डेविड के जाल में फंसने से पहले वो सलिया गांव में अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। रोहिणी बताती है कि उसके गांव में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें उसके पिता और कई गांव वाले मारे गए। सब कुछ तबाह हो गया, इसलिए वो अपनी माँ के साथ काम की तलाश में मैसूर आ गई। वहां उसकी मुलाकात अरुल से हुई जो उसके पिता के पुराने दोस्त का बेटा है। जब तक रोहिणी को काम नहीं मिला वो और उसकी माँ अरुल के साथ उसी के कमरे में रहे। अरुल एक बहुत ही सीधा और नेक लड़का था और रोहिणी को हर इंटरव्यू के लिए लेकर जाता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अरुल इतना शर्मिला था कि वो अपनी दिल की बात कह ही नहीं पा रहा था। तब रोहिणी ने खुद उससे कहा कि वो उसके इमोशंस को समझती है। एक दिन अरुल उसे इंटरव्यू के लिए लेकर गया लेकिन रोहिणी वहां से बहुत गुस्से में बाहर निकली। उसने अरुल को बताया कि उन लोगों को रिसेप्शनिस्ट नहीं चाहिए थी बल्कि वो उसे किसी गलत काम के लिए मजबूर कर रहे थे। लेकिन तभी किस्मत ने पलटी मारी और रोहिणी की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अरुल की सारी बचत और यहाँ तक कि अपनी गाड़ी बेचने के बाद भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे। मजबूर होकर रोहिणी को उसी डेविड के पास जाना पड़ा जिसका काम उसने पहले ठुकरा दिया था। डेविड एक छोटा सा मैरिज ब्यूरो चलाता था लेकिन उसका असली काम बहुत गंदा था। कर्नाटका में ऐसे बहुत सारे अमीर लोग थे जिनकी शादियां नहीं हो रही थी। वो शादी के लिए मोटी रकम देने को तैयार थे। डेविड का काम था ऐसी लड़कियों को ढूंढना जो पैसों के बदले इन लोगों से शादी करे और फिर उन्हें लूटकर भाग जाए। डेविड का प्लान एकदम सीधा था। अमीर दूल्हा लड़की को पसंद करेगा, उसे गहने और पैसे देगा और धूमधाम से शादी होगी। लेकिन शादी के रात ही लड़की को वो सब कुछ लेकर वहां से गायब हो जाना है। लूटे हुए माल का एक हिस्सा लड़की को मिलता और बाकी डेविड को। डेविड के गैंग में से ऐसी कई लड़कियां थी और वो चाहता था कि रोहिणी भी उनमें शामिल हो जाए। रोहिणी ने अपनी माँ के इलाज के लिए भारी मन से बस एक बार ये काम करने के लिए हाँ बोल दिया। डेविड ने दूल्हों को दिखाने के लिए उसकी कुछ फोटो खींच ली। जब रोहिणी ने पूछा कि क्या वो लोग पुलिस केस नहीं करेंगे तो डेविड ने हंसकर कहा, वो सब लोग बड़े लोग हैं, बदनामी के डर से कभी केस नहीं करेंगे। अगर कोई केस करता तो क्या आज मैं अपना यहाँ ऑफिस खोलकर बैठा होता? डेविड की बातों में आकर रोहिणी ने पहली शादी की। डेविड ने सबको बताया कि इस लड़की का कोई रिश्तेदार नहीं है। शादी के बाद दूल्हे ने उसे ढेर सारे गहने और कैश दिया। जैसे ही रिसेप्शन खत्म हुआ रोहिणी चुपके से सारा माल लेकर डेविड की गाड़ी में बैठकर फरार हो गई। उसने सारा सोना डेविड को सौंप दिया और डेविड ने उसे माँ के इलाज के लिए जरूरी पैसे दिए। उन पैसों से रोहिणी ने अपनी माँ का इलाज कराया और हॉस्पिटल का बिल भरा। अरुल ने जब उससे पूछा कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए, क्या तुमने अपने गहने बेच दिए, तो रोहिणी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि माँ की जान बचाने के लिए उसने ये गलत काम बस एक बार किया और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहिणी ने तय कर लिया था कि अब वो ये गलत काम कभी नहीं करेगी। उसने एक जगह नई नौकरी ढूंढ ली और वो बहुत खुश थी। लेकिन जब वो घर पहुंची तो वहाँ डेविड पहले से बैठा था। डेविड उसकी माँ से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो रोहिणी का बहुत बड़ा शुभ चिंतक हो। माँ को रोहिणी के काले कारनामों के बारे में कुछ नहीं पता था। रोहिणी ने डेविड को अकेले में ले जाकर कहा कि वो अब कोई गलत काम नहीं करेगी। लेकिन डेविड ने उसे धमकी देते हुए कहा, दूल्हों को तुम्हारी फोटो पसंद आई गई है, अब तुम्हें मेरे लिए शादियां करनी पड़ेंगी। तभी वहाँ अरुल आता है। डेविड खुद को रोहिणी का दोस्त बताता है और चालाकी से अरुल का फोन नंबर भी ले लेता है। रोहिणी समझ गई थी कि अगर उसने डेविड की बात नहीं मानी तो वो उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। मजबूरी में रोहिणी ने एक के बाद एक कई शादियां की और हर जगह से गहने पैसे लेकर भागती रही। पुलिस ने जब पुराने रिकॉर्ड देखे तो पता चला कि वो पहले भी कई बार पकड़ी जा चुकी है लेकिन
लेकिन हर बार उसने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया और डेविड का नाम कभी सामने नहीं आया। रोहिणी पुलिस को बताती है कि जब भी वो पकड़ी गई सिर्फ मैं फंसी। वो लोग आज भी समाज में शरीफ बनकर घूम रहे हैं क्योंकि मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत था ही नहीं। अपने हक के लिए लड़ने के लिए रोहिणी ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अरुल को सब सच बता दिया और एक दिन छिपकर डेविड के ऑफिस पहुंची। डेविड वहां नहीं था। रोहिणी ने उसके लैपटॉप में उन सभी लड़कियों और धोखाधड़ी के सबूत एक पेनड्राइव में कॉपी कर लिया। जैसे ही बाहर निकली सामने डेविड आ गया। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोहिणी ने झूठ बोल दिया कि उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो यहाँ आई थी। डेविड ने रोहिणी से कहा कि पैसे मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा, फिलहाल कुछ दिनों तक यहाँ मत आना। डेविड को पता था कि पुलिस रोहिणी पर नजर रख रही है, इसलिए वो उसे कुछ समय के लिए शांत रखना चाहता था, लेकिन रोहिणी अब अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी। वो अरुल के साथ पुलिस स्टेशन गई और डेविड के सारे काले कारनामों के बारे में बताया। उसने पेन ड्राइव के सबूतों का भी जिक्र किया, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने अरुल को किसी बहाने से बाहर भेजा और अकेले में रोहिणी के साथ बदतमीजी की और उसे डराया धमकाया। रोहिणी और अरुल को समझ आ गया था कि पुलिस डेविड से मिली हुई है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। शाम को जब पुलिस ने रोहिणी को छोड़ा तो वो टूट चुकी थी। जब वो घर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। डेविड और उसके गुंडों ने अरुल और उसकी मां को पकड़ रखा था। डेविड ने उसे धमकी देते हुए कहा, तुमने पुलिस के पास जाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम कर्नाटका में कहीं काम नहीं कर पाओगी क्योंकि यहाँ सब तुम्हें पहचान गए हैं। फिर डेविड ने एक नया प्लान बताया। उसने कहा, अब तुम यही काम केरला में जाकर करोगी, वहां मेरा एक दोस्त है, वो सब कुछ संभाल लेगा। ये कहते हुए डेविड ने अपने उस दोस्त को फोन लगाया। वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि वही नेता जीवन था, जिससे सीआई मनोज की पुरानी दुश्मनी थी, जिसने मनोज को थप्पड़ मारा था। जैसे ही रोहिणी ने जिला पंचायत अध्यक्ष जीवन का नाम लिया, मनोज और बाकी सभी पुलिस वाले एकदम चौंक गए। मनोज के लिए तो ये वैसी बात हो गई नेकी और पूछ पूछ, क्योंकि वो पहले से ही जीवन को सबक सिखाने का मौका ढूंढ रहा था। अब उसे समझ आ गया कि रोहिणी के इस पूरे खेल के पीछे जीवन का हाथ है। उधर थाने के बाहर सुभाष अब भी धरने पर बैठा था। उसे यकीन था कि उसकी बिंदु बेगुनाह है। इसी बीच रोहिणी से ठगा गया एक और आदमी थाने आता है। उसका नाम विजय कुमार था। विजय कुमार बहुत ही सीधा और भगवान को मानने वाला इंसान था, जो पूजा पाठ के सामान की दुकान चलाता था। उम्र ज्यादा होने के वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। रोहिणी ने बताया कि विजय कुमार को फंसाने का पूरा प्लान डेविड और उसके गुंडों ने ही बनाया था। डेविड का एक आदमी हमेशा रोहिणी पर नजर रखता था। विजय कुमार को यकीन दिलाने के लिए डेविड ने रोहिणी से एक लॉयर बनने की एक्टिंग करवाई। वो दोनों पहली बार कोर्ट के कैंपस में ही मिले थे। रोहिणी ने विजय कुमार के सामने ऐसे नाटक किया जैसे कि वो बहुत धार्मिक लड़की है। उसने झूठ बोला कि उसका एक भाई है जिससे जायदाद को लेकर झगड़ा चल रहा है। जब उसने कहा कि उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं है तो विजय कुमार ने खुद ही सब जिम्मेदारी ले ली। उसने अपनी मेहनत की कमाई से जोड़कर रखे 50 तोला सोना रोहिणी को देने का वादा किया और शादी के कार्ड भी छपवा दिए। विजय कुमार ने बहुत कम लोगों को बुलाकर एक बहुत ही साधारण सी शादी की थी। रोहिणी ने शादी में फोटो खिंचवाने से मना कर दिया, इसीलिए विजय कुमार ने किसी फोटोग्राफर को भी नहीं बुलाया। शादी के बाद सुहाग रात से ठीक पहले विजय कुमार अपने दोस्तों को विदा करने बाहर गया। जब वो वापस लौटा तो रोहिणी सारा सोना लेकर गायब हो चुकी थी। जब पुलिस ने पूछा कि आपने शिकायत क्यों नहीं की तो विजय कुमार ने कहा, बदनामी के डर से मैं चुप रहा, पर अब जब ये केस सामने आ ही गया है तो मैं चला आया। मनोज ने डेविड की फोटो विजय कुमार को दिखाई और पूछा, क्या उन्होंने इसे कभी देखा है? विजय कुमार ने बताया कि उसने एक बार डेविड को कोर्ट के बाहर रोहिणी से बहस करते देखा था। ये सुनकर मनोज को यकीन हो गया कि रोहिणी सच बोल रही है और डेविड ही उसे धमका कर ये सब करवा रहा है। जब मनोज ने पूछा कि इस सब में जीवन का क्या रोल है तो रोहिणी ने डरते हुए कहा, वो तो एक भूत की तरह है, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। उसे अच्छी तरह पता है कि कब सामने आना है और कब छिप जाना है। मनोज को लगा कि अब केस की दिशा बदल गई है, इसलिए वो एसपी सुषमा के पास गया। उसने बताया कि रोहिणी अकेली अपराधी नहीं है बल्कि बड़े लोग उससे यह काम करवा रहे हैं। लेकिन सुषमा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने कहा कि लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है, वो अकेले ही ये सब कर रही है। तुम इस केस को छोड़ो और मंत्री जी की प्रोग्राम की तैयारी देखो। एसपी ने ये केस मनोज से छीनकर अपने भांजे विनोद को सौंपने का आदेश दे दिया। मनोज को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि वो जानता था कि एसपी सुषमा और वो नेता जीवन बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब मनोज ऑफिस से बाहर निकला तो उसने देखा कि जीवन पहले से ही एसपी से मिलने आया हुआ है। मनोज को पूरा यकीन हो गया कि ये सब मिलकर केस को रफा दफा कर देंगे और सारा इल्जाम अकेले रोहिणी पर डाल देंगे। इसी बीच मनोज अपनी मंगेतर वीजी से मिलता है। वीजी के मम्मी पापा इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जीवन ने जो वीडियो वायरल करवाया था उसी वजह से मनोज की बहुत बदनामी हुई और वीजी का परिवार अब उसे अपना दामाद नहीं बनाना चाहता। वीजी भी साफ कह देती है कि वो अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर शादी कभी नहीं करेगी। मनोज अपना ये सारा दुख अपने साथी पुलिस वाले गंगा को बताता है। गंगा उसे हिम्मत देता है और बोलता है, हमें जीवन को फंसाने
भगाने के लिए कोई ना कोई पक्का सबूत जरूर मिलेगा। इसके बाद पुलिस की टीम रोहिणी को उन सभी जगहों पर लेकर जाती है जहां उसने शादियां की थी। जिन लोगों को उसने लूटा था वो उसे देखते ही भड़क जाते हैं। कोई उसे घर से बाहर निकाल देता है तो कोई गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। रोहिणी की यह हालत देखकर बाकी पुलिस वालों को काफी बुरा लगता है। उन्हें समझ आ रहा था कि इस मासूम लड़की से ये सब जबरदस्ती करवाया गया और असली गुनहगार तो बाहर आजाद घूम रहे हैं। मनोज और उसकी टीम रोहिणी के गांव जाकर पूछताछ करते हैं कि क्या वहां वाकई लैंडस्लाइड हुआ था। गांव वाले बताते हैं हाँ, उस हादसे में कई लोगों के घर तबाह हो गए और बहुत से परिवार गांव छोड़कर चले गए। इससे रोहिणी की बात सच साबित होती है। इसके बाद पुलिस कर्नाटका के उस पुलिस स्टेशन जाती है जहां रोहिणी पहले गिरफ्तार हुई थी। वहां एक नए एसआई ने चार्ज लिया था। उन्होंने मनोज को बताया कि अब वो एक बड़े केस में बिजी हैं और कुछ दिनों में रोहिणी के पुराने केस की सारी जानकारी उन्हें भेज देंगे। वापस केरला आकर मनोज उस मैरिज हॉल की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं जहां सुभाष और रोहिणी की शादी होने वाली थी। फुटेज में पार्किंग एरिया में नेता जीवन की गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। जब मनोज ने सुभाष से पूछा क्या तुमने जीवन को शादी में बुलाया था, तो सुभाष ने कहा कि लोग मुझे चिढ़ाते थे कि मुझे कभी लड़की नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने जोश में आकर पूरे गांव को न्योता दिया। मुझे याद नहीं है कि जीवन आया था या नहीं। असल में सुभाष ज्यादातर समय दुबई में रहता था, इसलिए वो गांव के सभी लोगों को ठीक से पहचानता भी नहीं। मनोज को अब पक्का यकीन हो गया कि रोहिणी सच बोल रही है। हर शादी के बाद उसे वहां से भगाने के लिए या तो डेविड आता था या फिर जीवन। मनोज को शक हुआ कि जीवन की गाड़ी सुभाष की शादी में उसे भगाने के लिए ही आई थी। इधर एसपी सुषमा लगातार दबाव बना रही है कि ये केस विनोद को सौंप दिया जाए। इसी बीच गंगा एक दुखद खबर लाता है कि अरुल ने केरला में खुद को खत्म कर लिया है। ये सुनकर रोहिणी टूट जाती और बोलती है कि उसने खुद को नहीं मारा बल्कि उसे मारा गया है। मेरी माँ भी गायब है और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुरली उसे हिम्मत देता है। रोहिणी एक बड़ा राज खोलती है कि सुभाष से शादी के 2 दिन पहले वो अरुल से मिली थी। अरुल ने उसे एक पेन ड्राइव दी थी जिसमें डेविड और जीवन के खिलाफ सारे सबूत थे। अरुल ने कहा था कि कर्नाटका पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है, अब सिर्फ केरला पुलिस ही उसे बचा सकती है। रोहिणी ने वो पेन ड्राइव एक लॉकर में छिपा दी थी। मनोज तय करता है कि वो रोहिणी को धोखा नहीं देगा। जब विनोद आकर बोलता है कि अब केस वो संभालेगा तो मनोज उसे साफ बोल देता है, मुझे पता है कि तुम और तुम्हारी एसपी मैडम मिलकर ये केस दबाना चाहते हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसके बाद एक बड़ा प्लान बनाया जाता है। विनोद और सीनी जब रोहिणी को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं तो रोहिणी पीरियड्स का बहाना बनाकर बाथरूम जाती और वहां से भाग निकलती है। असल में ये मनोज का ही सीक्रेट प्लान था ताकि डेविड और जीवन को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। मनोज उसे चुपके से बस स्टैंड लाता है। रोहिणी वहां के लॉकर से अपना बैग निकालती है और वो पेन ड्राइव मनोज को दे देती है। पुलिस की टीम सादे कपड़ों में चारों तरफ छिपी हुई है। इसी बीच छुट्टी से लौटी पुलिसकर्मी अंबिली स्टेशन पहुंचती है और रोहिणी का केस फाइल सिस्टम में अपलोड करने लगती है। तभी कर्नाटका पुलिस का फोन आता है और अंबिली को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे वो हैरान रह जाती है। फिर वो बार बार मनोज को फोन करने की कोशिश करती है कर्नाटका पुलिस से, लेकिन मनोज उस वक्त डेविड और जीवन को रंगे हाथों पकड़ने के मिशन पे था, इसीलिए वो एक बार भी कॉल नहीं उठाता। बाकी पुलिस वाले भी बस स्टैंड पर रोहिणी पर नजर गड़ाए हुए थे। तभी रोहिणी को लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा जिसने टोपी पहनी थी, पर वो कोई गुंडा नहीं बल्कि एक मामूली जेब कतरा निकला। जब पुलिस का ध्यान भटका तभी रोहिणी वहां से गायब हो गई। सिर्फ उसका बैग पड़ा था। मनोज को लगा जीवन के आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया होगा। मनोज ने तुरंत आदेश दिया और जीवन को उस फंक्शन से उठाकर थाने ले आए। मनोज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने आते ही जीवन को थप्पड़ जड़ दिया। मनोज चिल्लाता है, मेरे पास इस पेन ड्राइव में तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं, सच सच बताओ रोहिणी कहाँ है। बाकी पुलिस वाले मनोज को शांत करने की कोशिश कर रहे थे पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाओ और इसके सारे काले कारनामे सबको दिखाओ। लेकिन जैसे ही पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाई गई सबके होश उड़ गए। उसमें डेविड या जीवन के खिलाफ कोई सबूत था ही नहीं, बल्कि उसमें यशुदास के गाने भरे हुए थे, बल्कि उसमें जीसस के गाने भरे हुए थे। तभी दूसरी पुलिस वालों ने मनोज को बताया कि उस लड़की ने हमें बहुत बुरी तरह बेवकूफ बनाया है। दरअसल जब अंबिली ने छुट्टी से लौटकर केस की फाइल पढ़ी तब उसे असली सच्चाई पता चली। रोहिणी ने जो अपनी दुख भरी कहानी सुनाई थी वो असल में उसी मंगलम सीरियल की कहानी थी जो अंबिली पुलिस स्टेशन में देखती रहती थी। जब रोहिणी बेंच पर बैठी थी तब उसने चुपके से सीरियल की कहानी सुन ली थी और उसी ने अपनी आप बीती बता दी। इतना ही नहीं, अरुल नाम के लड़के वाली बात भी झूठी थी। अंबिली जब न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तब उसमें खबर छपी थी कि तमिलनाडु के किसी अरुल नाम के लड़के ने केरल में खुदकुशी कर ली है। रोहिणी ने वो खबर भी सुन ली थी और उस लड़के को अपना प्रेमी बता दिया ताकि पुलिस का भरोसा जीत सके। उसने जीवन का नाम सिर्फ इसलिए लिया ताकि मनोज उसकी बात पर
पड़ ताकि मनोज उसकी बातों पर आंख बंद करके यकीन कर ले। जब पार्टी कार्यकर्ता नोटिस देने गए थे तब उन्होंने गंगा को जीवन और मनोज की दुश्मनी के बारे में बताया था। पीछे बैठी रोहिणी ने सब सुन लिया और डेविड के साथ जीवन का नाम भी जोड़ दिया। कर्नाटका पुलिस ने भी फोन पर यही बताया था कि ये लड़की वहां के पुलिस वालों को भी अपनी मासूमियत और झूठी कहानियों में फंसाकर भाग चुकी है। वो हर बार दूल्हों के सामने यही नाटक करती थी कि मेरा कोई नहीं है, बस आप ही मुझे बचा सकते हो। यही दांव उसने मनोज पर भी चला दिया। मनोज उसकी मासूमियत के झांसे में आ गया और उसके इसी पागलपन की वजह से रोहिणी आसानी से फरार हो गई। इस बड़ी गलती के वजह से मनोज को सस्पेंशन झेलना पड़ा। मनोज उस डेविड के तलाश में निकलता है जिसकी फोटो रोहिणी ने दिखाई थी। वो आदमी अब एक पादरी बनकर रह रहा है। जब उसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उस लड़की ने अपना नाम सिंधु बताया था। उसने मुझसे कहा था कि उसकी एक बड़ी कंपनी है और वो मुझे उसका हेड बना देगी। मैं उसके प्यार के जाल में फंस गया और वो मेरे सारे गहने और पैसे लेकर भाग गई। बदनामी के डर से मैं ये सब छोड़कर पादरी बन गया। उसने आगे बताया कि जब वो अपनी डूबी हुई कंपनी के केस के लिए कोर्ट गया था तब उसने रोहिणी को वहां देखा और उसे बद्दुआ दी थी। ये वही पल था जब विजय कुमार ने देखा था और रोहिणी ने झूठ बोल दिया कि वो उसका भाई है जो उसे परेशान कर रहा है। अब मनोज को पूरी सच्चाई समझ आ गई। डेविड कोई मास्टरमाइंड नहीं बल्कि वो भी रोहिणी का शिकार था। उस कहानी में जीवन का कोई हाथ ही नहीं था और अरुल वाली बात भी बस न्यूज़पेपर की एक खबर थी। रोहिणी ये सब अकेले ही करती थी। खैर, अब 1 साल बीत जाता है। रोहिणी के शिकार हुए सभी लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है और रोहिणी को ढूंढ रहे हैं। अब सुभाष भी उस ग्रुप में शामिल हो गया है। सुभाष बोलता है कि हमें मनोज सर को भी इस ग्रुप में जोड़ना चाहिए क्योंकि वो भी तो हम सबकी तरह उल्लू बने हैं। इधर मनोज किसी तरह विजी के घर वालों को मनाकर उससे शादी कर लेता है। शादी की एक मन्नत पूरी करने के लिए वो पलानी मंदिर जाता है। वहाँ एक तमिल आदमी जिसकी 2 शादियां टूट चुकी थी अपनी तीसरी शादी एक मलयाली लड़की से करने वाला था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रोहिणी थी। भीड़ में सुभाष और रोहिणी की नजरें मिलती हैं। रोहिणी समझ जाती है कि वो पकड़ी गई। फिल्म के लास्ट में दिखाया जाता है कि मनोज भीड़ को चीरते हुए उसके पीछे भागता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसा लगा आज का स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।